खबर आपको बता दें, बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की एक और लिस्ट सामने आ चुकी है जहां कई नाम कटे हैं और कई नाम जोड़े गए हैं। लखनऊ से मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कट चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी की एक और लिस्ट जारी, महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा है तो ये एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। साथ ही राजेश्वर सिंह को टिकट मिला है, स्वाति सिंह का टिकट कट चुका है। भाजपा ने एक और सूची अपनी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। और अनुभव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, बड़े नाम जिनका अब जिक्र इस लिस्ट में नहीं है, स्वाति सिंह का टिकट कटा और क्या कुछ खास? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की अभी तक जो लिस्ट आई, हमने देखा कि उन्होंने मंत्रियों के टिकट बहुत कम काटे, लेकिन लखनऊ की अगर आप सीटों को देखिए, 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए और इसमें हमें कई सारी सीटों पर फेरबदल दिख रहा है, यानी सीटों को बदल दिया गया है। स्वाति सिंह मंत्री, महिला बाल कल्याण विकास मंत्री, उनका टिकट कट गया है। इसके अलावा बख्शी का तालाब से विधायक अविनाश त्रिवेदी, उनका भी टिकट कट गया है। लखनऊ कैंट की अगर बात करें तो सुरेश तिवारी जीते थे, विधायक थे, उनका भी टिकट कट गया है। और अब वहाँ पर लखनऊ कैंट में ब्रजेश पाठक जो कैबिनेट मंत्री है, जो पिछली बार लखनऊ मंच से लड़े थे, वहाँ पर ब्रजेश पाठक को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। इसके अलावा आप देखिए, लखनऊ मंत्री में एक चौंकाने वाला नाम आया, रजनीश गुप्ता, यानी कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहा था और रजनीश गुप्ता का नाम वहाँ आ गया है। लखनऊ पूर्व की अगर बात कर ले तो आशुतोष टंडन जो कैबिनेट मंत्री है, उनको वहाँ पर इस बार उम्मीदवार बनाया है। नीरज वोरा की जो सीट है वो भी बदली है, नीरज वोरा को अब लखनऊ उत्तर में उतार दिया है। और लखनऊ पश्चिम में देखिए, वहाँ पर सुरेश श्रीवास्तव विधायक है और उनका निधन कोरोना में हो गया था, वहाँ पर अंजनी श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। पुराने कार्यकर्ता है पार्टी के, लंबे समय से लगे हुए, लेकिन एक और नाम है सरोजनी नगर से, जहाँ से स्वाति सिंह चुनाव जीती थी, मंत्री बनी थी, वहाँ पर राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के अफसर रहे हैं, कल ही उनका वीआरएस मंजूर हुआ है, अभी बीजेपी ज्वाइन नहीं की है और आज उनका नाम लिस्ट में आ गया है। सरोजनी नगर से उम्मीदवार उन्हें बनाया गया। एबीपी गंगा ने पहले ही बताया था कि वहां से राजेश्वर सिंह उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा बख्शी का तालाब, जहाँ पर अविनाश त्रिवेदी विधायक थे, वहाँ योगेश शुक्ला, बिल्कुल एक नया नाम, पार्टी के हालांकि पुराने कार्यकर्ता है, उनको टिकट दिया गया। लेकिन मलिहाबाद आप देखिए, जया देवी को ही उम्मीदवार बनाया गया है। जया देवी जो केंद्र में राज्य मंत्री है शहरी विकास, कौशल किशोर उनकी पत्नी है, 2017 में भी जीती थी, 2022 में भी पार्टी ने उनको टिकट दिया। हालांकि ये कहा जा रहा था कि कौशल किशोर ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, लेकिन हमें वहां पर जया देवी का ही नाम दिख रहा है। एक सिधौली की जो सीट है, आप देखिए जो रिजर्व सीट है, वहां पर मनीष रावत को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। 3 दिन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, समाजवादी पार्टी छोड़कर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जो, अगर हम कहें, जो सास है, जो मदर इन लॉ है, वो है सुशीला सदोन, जिनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और अनुराग भदौरिया की अगर बात करें तो वो सुशीला सरोज के अगर हम कहें तो वो दामाद हैं, और मनीष भी उनके दामाद हैं। यानी एक दामाद उनका समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो एक दामाद जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। इसी तरीके से महोली में देखिए, शशांक त्रिवेदी को उम्मीदवार बनाया है। सीतापुर में जरूर राकेश राठौर को उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। और आप अगर देखिए, जो एक भगवंत नगर की सीट थी, यानी जहां से पिछली बार हृदय नारायण दीक्षित जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो चुनाव जीते थे, वहां पर आशुतोष शुक्ला का नाम जारी किया है पार्टी ने। हालांकि आज 2 लोगों ने वहां पर नॉमिनेशन अपना फाइल किया था, लेकिन अब जब बीजेपी की लिस्ट आई है तो आशुतोष शुक्ला को वहां पर अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरीके से मोहनलालगंज की जो सीट है, जहाँ पिछली बार समाजवादी पार्टी जीती थी, वहां पर इस बार अमरेश कुमार चुनावी मैदान में होंगे। एक बार हम अगर बात करें तो ऊंचाहार में, ऊंचाहार वो सीट है जहां 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य। अश्विनी, आपको यहाँ रोकूंगी, शैलेश अरोड़ा, अनुभव माफ कीजिएगा, आपको यहाँ रोकूंगी और शैलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शैलेश, ये बताइए कि इस बार जो लिस्ट आई है, क्या पुराना पैटर्न ही है यहाँ पर उम्मीदवारों के चयन का और टिकट काटने का? बिल्कुल, देखिए जो लिस्ट आई है उसमें सारे जातीय समीकरण जो है उन विधानसभा सीटों के, उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। और देखिए लखनऊ को लेकर, जैसा हम बार बार कह रहे थे, लखनऊ को लेकर ही ये सारा पेच फंसा हुआ था, लिस्ट जारी नहीं हो रही थी।
और क्योंकि नामांकन की 3 तारीख लास्ट डेट है, इसके चलते आज तो लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना थी। लिस्ट जारी हुई है और जो लगातार एबीपी गंगा कह रहा है, पहले ही कहा था कि यहां से राज्य मंत्री जो है स्वाति सिंह, उनका टिकट कट सकता है, तो उनका टिकट कट गया है सरोजनी नगर सीट से। पहली बार वो 2017 में चुनाव जीती थी और उसके बाद उनको राज्य मंत्री बनाया गया था। वर्तमान में वो मंत्री है, लेकिन जैसा कहा जा रहा था उनकी टिकट कट गई है, उनकी सीट वहां से चली गई है। और एक चर्चा बीच में उठी थी, उनकी जगह उनके पति को टिकट मिल सकता है, लेकिन उन्हें भी नहीं मिला और अब ये टिकट मिला है राजेश्वर सिंह को वहां से। अगर हम बात करते हैं राजेश्वर सिंह की, तो देखिए हाल ही में उन्होंने ईडी से अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद में ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनका इस्तीफा हो जाएगा, उसके बाद उनको भाजपा वहां से प्रत्याशी बना सकती है, तो वैसा ही देखने को मिला है। दूसरे नाम की अगर हम बड़े बात करते हैं तो कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, उनकी सीट को लेकर भी पिछली बार वो मध्य से जीते थे, 5000 वोट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार जो पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको भाजपा जो है उनकी सीट बदल सकती है और सबसे ज्यादा जो संभावना थी वो कैंट सीट की थी और बीकेटी की थी। तो इसमें अगर आप देखिए तो उन्हें कैंट सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, उनको वहां से टिकट दिया गया है। बाकी नामों को जो हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं मलियाबाद, तो देखिए कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री है, उनकी पत्नी जया देवी पहले भी वहां से विधायक है, उन्हीं को एक बार फिर से टिकट दिया गया। बीच में चर्चा जरूर आई थी कि इस बार कौशल किशोर जो है वो अपने बेटे को वहां से चाहते थे, लेकिन जया देवी को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। निश्चित रूप से संगठन में बात हुई होगी। और लखनऊ के अगर हम टिकट वितरण की बात करते हैं तो जो यहाँ के सांसद हैं और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ के टिकट को फाइनल करने के लिए, क्योंकि भली भांति परिचित है वो उत्तर लखनऊ की खासतौर से बात करें सभी विधानसभा सीटों से कि कहां पर कितना ब्राह्मण मतदाता है, कितना अल्पसंख्यक है, अगर बात करें कहां पर क्या जातीय समीकरण है, ये सारी चीजें वो बेहतर जानते हैं और यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद अगर टिकट कटने की देखिए बात करते हैं तो बीकेटी से टिकट कटा है मौजूदा विधायक अविनाश त्रिवेदी का, और उनका नाम लंबे समय से चल रहा था कि उनका टिकट इस बार कट सकता है, तो वैसा ही हुआ है। और अगर हम बीकेटी सीट को देखते हैं तो वहां से इस बार योगेश शुक्ला को कैंडिडेट बनाया गया, क्योंकि बीकेटी के जब हम जातीय समीकरण को देखते हैं तो ब्राह्मण वोटर जो है वहां पर बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि जो रिप्लेस किया गया है कैंडिडेट, भाजपा ने जो रिप्लेस किया है कैंडिडेट को, तो वहां से अविनाश त्रिवेदी का टिकट काटा है, तो दूसरे ब्राह्मण चेहरे को वहां से भरोसा जताकर उतारा है पार्टी ने। एक चर्चा बीच में जरूर ये उठी थी कि अगर बात करें कैबिनेट मंत्री है वर्तमान में आशुतोष टंडन, उनके नाम को लेकर चर्चा थी कि या तो सीट बदल सकती है या उनके लिए भी संभव ये चर्चाओं में आया था कि टिकट हट सकता है, लेकिन एक बार पार्टी ने उनको वापस रोका है, उनका टिकट भी रखा है, उनकी सीट जो थी वो भी है। और अगर इसके बाद अगर अगले नामों पर हम ध्यान देते हैं तो इसमें देखिए उनकी सीट को भी नहीं बदला गया है, लखनऊ पूर्व से उनको रखा गया है। पश्चिम की जो सीट थी लखनऊ से, वो सीट जो वहां के मौजूदा विधायक उस समय हुआ करते थे, उनका कोरोना काल में सुरेश श्रीवास्तव जी, उनका निधन हो गया था और उसके बाद में वो सीट खाली चल रही थी, वहां पर उपचुनाव नहीं हुआ था। तो वहां की अगर हम सीट की बात करते हैं तो वहां पर पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है अंजनी श्रीवास्तव को। वहां पर देखिए जो कायस्थ समाज का वोटर है, अगर हम उसको देखें तो बहुत ज्यादा, यही वजह है कि सुरेश श्रीवास्तव के निधन के बाद जब सीट खाली हुई तो वहां पर उसी समाज के एक दूसरे व्यक्ति पर भरोसा जताकर पार्टी ने अपना कैंडिडेट उनको घोषित करा है और पूरे वहां के जो जातीय समीकरण है उनको साधने की कोशिश है। भाजपा वहां पर भी काफी स्ट्रॉन्ग हमेशा से देखी जाती रही है। बिल्कुल सही। और मैं आपको यहाँ रोकूंगी, हमारे साथ वीरेश पांडे जी, ब्यूरो चीफ हमारे जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, किस तरह से देखा जा रहा है अब इस सूची को? देखिए, एबीपी गंगा सबसे पहला चैनल था जो आज सुबह 11 बजे इस खबर को ब्रेक कर दिया था कि लखनऊ की सीट पर जो मंथन चल रहा है और 403 सीट में सबसे ज्यादा मंथन अगर किसी सीट पर चल रही है वो है सरोजनी नगर, जहां से 3 प्रत्याशी मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटेगा। मैंने 11 बजे कहा था और एबीपी गंगा ने दर्शकों को कहा था कट सकता है नहीं, कटेगा। और राजेश्वर सिंह ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सरोजनी नगर से उम्मीदवार होंगे, सुल्तानपुर सदर से नहीं होंगे। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव अमित सिंह के ससुर और उनके साले रूपेश सिंह में से कोई वहां से उम्मीदवार हो सकता है। अब अमित सिंह जो विशेष सचिव हैं मुख्यमंत्री के, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी लगातार लगे हुए थे। ये दावे के साथ एबीपी गंगा ने सुबह 11 बजे बता दिया था दर्शकों को कि कोई इफ एंड बट नहीं है। दयाशंकर सिंह को बलियां भेजा जाएगा। स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह और महेंद्र सिंह 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पिछले 6 महीने से सरोजनी
नगर में लगातार कोशिश कर रहे थे, लगातार बैटिंग कर रहे थे और हाईकमान से लेकर संघ के दरवाजे भटक रहे थे कि हमें टिकट दे दिया जाए। स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को यह आश्वासन हाईकमान की तरफ से दिया गया था कि आपको टिकट सरोजनी नगर से दिया जाएगा और आप जाकर तैयारी कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के महामंत्री ने भी आश्वासन दिया था दयाशंकर सिंह को कि आप जाकर सरोजनी नगर में तैयारी कीजिए और आपको टिकट दिया जाएगा। और इसी बाबत दयाशंकर सिंह पिछले लगातार 3 महीने से वहां पर कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, जनता से मिल रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। स्वाति सिंह भी लगातार कोशिश कर रही थी, लोगों के बीच डोर टू डोर जा रही थी। और तीसरा नाम महेंद्र सिंह को यह कहा जा रहा था, कैबिनेट मंत्री को, कि आप प्रतापगढ़ से चुनाव लड़िए किसी क्षेत्र से। लेकिन महेंद्र सिंह भी यह कोशिश कर रहे थे कि सरोजनी नगर जैसी सुरक्षित सीट उनको मिल जाए और सरोजनी नगर से मिल जाए। ये बड़ी बात हो रही थी कि स्वाति सिंह दयाशंकर सिंह की आपस की जो पारिवारिक जो खींचतान है, उस बीच में महेंद्र सिंह लाभार्थी होंगे, उनको टिकट मिलेगा। लेकिन 11 बजे एबीपी गंगा ने दर्शकों को यह बता दिया था कि ना महेंद्र सिंह, ना स्वाति सिंह, ना दयाशंकर सिंह ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर वीआरएस जो इनको कल मिला था वो प्रत्याशी होंगे, सुल्तानपुर से नहीं होंगे। पहले तो साहिबाबाद से होने जा रहे थे, यह सबसे महत्वपूर्ण बात। और एक सीट हमने सुबह बताई थी कि मध्य को लेकर ब्रिजेश पाठक लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको टिकट दिया जाए, सुरक्षित सीट से दिया जाए, सेफ सीट से दिया जाए। और मैंने यह भी कहा था कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि ब्रिजेश पाठक को सेफ सीट दी जाए, कैंट सेफ सीट। उसके उम्मीदवारों का नाम सुन लीजिए। अपर्णा यादव आई, वो भी टिकट चाह रही थी कैंट से। मुकेश जो शर्मा है, उनको राजनाथ सिंह ने कहा था कि भैया इनको भी कैंट से दे दो, महानगर के अध्यक्ष हैं। साथ ही रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी, रीता जी का दावा है कि पिछले 14 साल से वहां सक्रिय हैं। इसके अलावा दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, वो भी कैंट से। तो इस बीच मध्य से पिछली बार के चुनाव में ब्रिजेश पाठक 5000 के वोटों से जीते थे, इसलिए वो एक सुरक्षित सीट चाहते थे, एक सेफ सीट चाहते थे। और राजनाथ सिंह ने उनके लिए कोशिश भी की और आलाकमान ने उन पर भरोसा भी किया और ब्रिजेश पाठक को कैंट सीट दी गई थी। और साथ ही नीरज बोरा का टिकट कट जाए और उत्तर से आशुतोष टंडन को भी इधर से उधर कर दिया जाए और दिनेश शर्मा को वहां फिट किया जाए। दिनेश शर्मा सफल नहीं हुए, नीरज बोरा सफल हुए और आशुतोष टंडन सफल हुए अपने टिकट बचाने को लेकर। सरोजनी नगर पर सबकी निगाहें थी और एबीपी गंगा सबसे पहला चैनल था आज सुबह जिसने इस बात का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि इसमें हो सकता है सकता सकती और बन सकते हैं का नहीं। स्वाति सिंह का टिकट कटेगा 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 और राजेश्वर सिंह बनेंगे उम्मीदवार, इस बात का दावा किया था और वो बात सही निकली है। जब किसी चैनल के पास इस बात की जानकारी नहीं थी, सभी ये कह रहे थे कि या तो स्वाति सिंह उम्मीदवार होंगी, दयाशंकर सिंह होंगे, नहीं तो महेंद्र सिंह हो जाएंगे, ये सारे लोग कह रहे थे। लेकिन राजेश्वर सिंह सुल्तानपुर की जगह सरोजनी नगर में आ जाएंगे, लाभार्थी होंगे, सुरक्षित सीट मिलेगी, सेफ सीट मिलेगी। उनकी पत्नी आईजी है लखनऊ में ही और ऐसे में लक्ष्मी सिंह के पति हैं राजेश्वर सिंह, डिप्टी एसपी रहे हैं यूपी में और साथ ही साथ ईडी में जाकर उन्होंने वहां पर जो काम किया है, वो चाहे 2G का घोटाला हो, अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला हो, रिवर फ्रंट की जांच हो, वो तमाम कोल की जांच हो, स्पेक्ट्रम की जांच हो, सब में ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर राजेश्वर सिंह ने नाम कमाया और जो घुसखोर थे, जो भ्रष्टाचारी थे, उन्हें जेल की सलाखों के अंदर भेज दिया। और ऐसे में वीआरएस की मंजूरी उन्हें कल मिली है, जबकि आवेदन उन्होंने अगस्त में किया था और अगस्त में किए थे और यह बात चल रही थी कि वो साहिबाबाद से उम्मीदवार हो सकते हैं, वो सुल्तानपुर सदर जो उनका गृह जनपद है वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह और महेंद्र सिंह की खींचतान के लाभार्थी हुए ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह। यह सबसे बड़ी खबर है और इस बात को यह तय करता है कि एबीपी गंगा जो खबर बताता है 8 घंटे
पहले, 10 घंटे पहले, 2 दिन पहले वो सच साबित होती है। एबीपी गंगा का जो सोर्स है ये सच साबित करता है। लखनऊ पर मंथन चिंतन लगातार चल रहा था, ये कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। और मध्य पर मैंने कहा था कि एबीपी गंगा ने भी कहा था कि राजनाथ सिंह ने कहा है, हाईकमान से अपने लोगों से कहा है, और ये सोर्सेस से मेरे पास जानकारी थी कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि ब्रिजेश को सेफ सीट दी जाए। लखनऊ और मोहनलालगंज संसदीय सीट को के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा की जिम्मेदारी दे दी गई थी टिकट बांटने का राजनाथ सिंह को। इसीलिए राजनाथ सिंह ने अपने चहेते नीरज बोरा को बचा लिया। नीरज बोरा पर गाज गिरनी थी और सबसे निष्क्रिय विधायक लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के 2017 में जो लोग रहे हों, ना वो उनकी जो कार्यशैली है विधानसभा के अंदर दिखी, न जमीन पे दिखी, न जनता के बीच दिखी। नीरज बोरा सबसे सॉफ्ट टारगेट थे कि उनका टिकट कटना है, क्योंकि वो लखनऊ पूर्व के उम्मीदवार थे और ऐसे में वो हलवा सीट है। इसलिए कह रहे हैं कि पूरब में हलवा सीट उसको कहते हैं कि जहां कोई लड़ाई ही नहीं है। ऐसी सीट पर मारामारी थी और दिनेश शर्मा चाहते थे कि हमको चुनाव लड़ना है तो पूरब मिल जाए, उत्तर मिल जाए, कैंट मिल जाए, और ब्रजेश पाठक भी कोशिश में थे कि उत्तर मिल जाए, पूरब मिल जाए, कैंट मिल जाए। लेकिन राजनाथ सिंह ने वीटो लगाया और कहा कि ब्रजेश को सेफ सीट चाहिए और सेफ सीट मिलनी चाहिए। और राजनाथ सिंह का दांव ब्रजेश पाठक पे सच साबित हुआ। एक दांव और राजनाथ सिंह ने लगाया था मुकेश शर्मा के ऊपर। उन्होंने 2 लोगों के, हमारे पास उच्च पदस्थ सूत्रों से यह जानकारी है कि राजनाथ सिंह ने 2 लोगों पर दांव लगाया और कहा कि ब्रजेश को सेफ सीट दीजिए और मुकेश शर्मा को सेफ सीट दीजिए। कैंट से मुकेश शर्मा के लिए प्रयासरत थे राजनाथ सिंह और उत्तरी से या पूर्वी से ब्रजेश पाठक के लिए, लेकिन बात नहीं बनी तो कैंट से एक चॉइस ब्रजेश पाठक के नाम पर तैयार हो गए राजनाथ सिंह और सभी लोग तैयार हो गए और ये मुहर लग गई। और 3 लोगों की लड़ाई में, स्वाति, दयाशंकर और महेंद्र की लड़ाई में राजेश्वर सिंह यानी एक ठाकुर कैंडिडेट को ही वहां से लाना था। 3 ठाकुर कैंडिडेट में वहां आपस में विवाद था, तो ऐसे में पार्टी ने सोचा कि न A न B न C बल्कि D आ जाएं, राजेश्वर सिंह आ जाएं, और उनकी छवि भी काफी अच्छी मानी जाती है। राजेश्वर सिंह ईडी का मतलब कहा जाता था सत्ता के गलियारों में कि राजेश्वर ने अपनी छवि ईडी में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में ऐसा बना लिया कि ईडी के पूरक के तौर पर राजेश्वर सिंह जाने लगे, एक दूसरे के पूरक के तौर पर जाने लगे। और अब ये नाम सामने आकर ये साफ हो गया है कि कितना बड़ा विश्वास वीरेश जी बीजेपी ने उन पर दिखाया है। लेकिन ये भी बताइए कि आज समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ की एक सीट को छोड़कर बाकी सब पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब क्योंकि स्वाति सिंह का टिकट कट चुका है, क्या समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी भी बन सकती है सरोजनी नगर से? ये आपने एक बड़ा सवाल पूछा है कि स्वाति सिंह का अगला मूवमेंट क्या होगा, अगला क्या करेंगी, अगला मूव क्या होगा, अगला वो कदम क्या होगा। जाहिर सी बात है वो 5 साल विधायक मंत्री रही हैं और स्वाति सिंह क्या समाजवादी पार्टी में जा सकती हैं, इसके कई पहलू है। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि आज से 15 दिन पहले कहा कि मैं अब भाजपा के किसी मंत्री, किसी विधायक को शामिल नहीं करूंगा, किसी को नहीं शामिल करूंगा। और जब से अखिलेश यादव ने यह कहा है तब से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, विधायकों का दरवाजा अखिलेश यादव ने बंद कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम किसी को अब नहीं लेंगे, हमारे यहां हाउसफुल हो चुका है। तो ऐसे में क्या स्वाति सिंह को अखिलेश यादव लेंगे? क्या स्वाति सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव के पाले में जाएंगी, समाजवादी पार्टी में जाएंगी? इसमें बहुत सारे संशय हैं, दुविधा है। आखिर सरोजनी नगर की सीट की घोषणा अखिलेश यादव ने क्यों नहीं की? वहां से तो धर्मेंद्र यादव के सगे भाई, अखिलेश यादव के चचेरे भाई, 2017 में अनुराग यादव वहां से कैंडिडेट थे, स्वाति सिंह ने उन्हें हराया था लेकिन दूसरे नंबर पे थे और वो पिछले 5 साल से सरोजनी नगर में लगातार काम कर रहे थे, जनता के बीच थे और वो ये मान रहे थे कि हमें प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन घर के कैंडिडेट को घोषणा अखिलेश यादव ने अभी तक नहीं की है। सरोजनी नगर में किसका इंतजार अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। और जो सवाल आपने कहा है ये भी एक तरीके से इशारा आपने कर दिया है। क्या लाइन में स्वाति सिंह पहले से लगी हैं? क्या उन्हें इस बात
का अंदाजा था कि टिकट नहीं मिलेगा। अगर नहीं टिकट मिलेगा तो ए फ्रंट के अलावा बी फ्रंट की भी उन्होंने तैयारी कर रखी है। क्या उन्होंने अखिलेश यादव से बात कर रखी है? क्या अखिलेश यादव ने जो वादे किए हैं, जो घोषणा की है कि अब भाजपा का कोई मंत्री, कोई विधायक शामिल नहीं करूंगा, मेरे दरवाजे फुल हो चुके हैं, अब कोई वैकेंसी नहीं है, तो क्या उस बात को वो तोड़ेंगे, अपनी बातों से अलग हटेंगे? हालांकि राजनीति में बातों का क्या है, बातें तो बहुत सारी की जाती हैं, बहुत सारे नियम कानून सिद्धांत सुविधा के अनुसार बनाए जाते हैं और सुविधा के अनुसार तोड़े जाते हैं, क्योंकि तुलसीदास ने भी कहा है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो इसलिए सामर्थ्यवान अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जब चाहे नियम बनाए, जब चाहे न बनाए, जब चाहे ले, जब चाहे न ले। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति सिंह का टिकट काटने से पहले उनसे बात की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, उन्हें कुछ आश्वासन दिया गया है कि आगे पार्टी आपका ख्याल करेगी, चिंता करेगी? भारतीय जनता पार्टी में एक शब्द है, संघ की भाषा है कि हम आपकी चिंता करेंगे। चिंता का मतलब यह है कि हम आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और आपका ख्याल करते हैं, और भविष्य में आपका समायोजन जरूर किया जाएगा, आपको समुचित आपका ड्यू रख दिया जाएगा। इसलिए भाजपा की एक शब्दावली है कि मैं आपकी चिंता करूंगा, पार्टी चिंता करेगी। तो क्या पार्टी ने, संघ ने, भाजपा के आला कमान ने, यहां के संगठन के लोगों ने स्वाति सिंह से कहा है कि मैं आपकी चिंता करूंगा, पार्टी चिंता करेगी? इसलिए अभी टिकट राजेश्वर सिंह को दिया जा रहा है। जो रिपोर्ट, जो सर्वे आई है आपके खिलाफ सरोजनी नगर से, उसमें शायद आप चुनाव नहीं जीत रही थी, तो इसलिए टिकट काटा गया है। और अगर काटा गया है, राजेश्वर सिंह को दिया गया है, तो पार्टी आपका सम्मान करेगी, आगे आपको आपके बारे में विचार किया जाएगा। आप संगठन में रही हैं, आप महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, इसलिए संगठन में काम करने का आपको अनुभव भी है। 2017 के चुनाव में महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वाति सिंह सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी। पिछले 8 महीने से, यानी 2016 में ही वो सितंबर के आसपास बन गई थी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहते हुए स्वाति सिंह ने 2017 का सरोजनी नगर का चुनाव लड़ा था, विजयी हुई थी। और सरोजनी नगर ऐसी सीट थी जहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीतता था। बहुत दिनों का इतिहास तोड़ते हुए स्वाति सिंह वहां से विधायक बनी, और पार्टी ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें मंत्री बनाया, वो भी स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया। ऐसा पद दिया कि आप सोचिए कि जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको भी स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया था, जो 30 साल से राजनीति में है, 30 साल से, लगभग 2000 से, तो आप समझिए 95-98 से स्वतंत्र देव सिंह या 97 से कभी संगठन से इतर रहे ही नहीं, लगातार वो संगठन में बने रहे। तब भी वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रहे, और स्वाति सिंह भी स्वतंत्र प्रभार की मंत्री बनाई गई, जो 1 साल पहले राजनीति में आई थी। और हालांकि वो जब राजनीति में आई तो एक आंदोलन की वजह से आई, और वो मायावती का आंदोलन था, उससे पार्टी को फायदा भी हुआ। वो जब काफिला स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह का निकलता था, जब मायावती के खिलाफ में दयाशंकर सिंह जेल गए थे, तो वहां पर एक जाति विशेष, हम कहें कि क्षत्रियों के बीच में एक छत्राणी की भूमिका के तौर पर पार्टी ने देखा कि स्वाति सिंह को एक बड़ा समर्थन मिल रहा है, और इसी के मद्देनजर सितंबर के आसपास स्वाति सिंह को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। संगठन में काम करने का अनुभव है स्वाति, जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब ये जो टिकट कटा है, और जैसा आप भी कह रहे हैं, ये देखना, बिल्कुल बिल्कुल उनका अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन अब थोड़ा और आसान करके इस सूची को समझें तो जरा बताएं कि आखिर कितनों की परफॉर्मेंस के आधार पर उनका टिकट काटा गया है, जो सीट परिवर्तन किया गया है उसके पीछे क्या कारण है, और क्या पैटर्न आप इस सूची के पीछे देख रहे हैं? देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। राजनीतिक हलकों में अगर बात करिए, बसपा के नेता से बात करिए, कांग्रेस के नेता से बात करिए, सपा के नेता से बात करिए, भाजपा के नेता से बात करिए, तो जो भाजपा का नेता नहीं है, जो कांग्रेस का है, सपा का है, बसपा का है, वो भारतीय जनता पार्टी की इस बात को लेकर तारीफ करता है। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की नई भारतीय जनता पार्टी को इस बात की तारीफ करता है। वो सुनील बंसल की इस बात की तारीफ करता है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछलग्गुओं को, देखिए,
कोई भी चीज 100% नहीं होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विनेबिलिटी का ख्याल करती है। जो विजयी हो सकता है उसका ख्याल करती है। जो ये किसी के आदमी है, ये राहुल गांधी के आदमी है, ये प्रियंका गांधी के, ये सोनिया गांधी, ये दिग्विजय सिंह, ये भूपेश बघेल के आदमी है, इसके आधार पर टिकट भारतीय जनता पार्टी में कम दिया जाता है। इस बात की तारीफ कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनील बंसल की जो ये तिकड़ी है और जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव और योगी आदित्यनाथ का जो जमाना है, उसमें विनेबिलिटी को ख्याल किया जाता है। जो जीत सकता है उसको टिकट दिया जाता है। ऐसे आप देखेंगे कि बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दिया जाता है और तुरंत दिया जाता है। आईपीएस रहे असीम अरुण को टिकट दिया गया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश्वर सिंह कल वीआरएस लिया, भाजपा में शामिल हुए, टिकट आज मिल गया, वो भी सरोजनी नगर से मिल गया। तो जो जीत सकता है उस पर दांव भारतीय जनता पार्टी लगाती है ज्यादातर केसेस में, और ये जो लिस्ट आई है उसमें भी यही देखने को मिलता है। आप देखिए, जो हृदय नारायण दीक्षित है विधानसभा अध्यक्ष, वो अपने या अपने बेटे का टिकट भगवंत नगर से चाहते थे। वो सीट भी लखनऊ के जैसे फंसी हुई थी। आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित का बड़ा सम्मान है, वो एक विद्वान नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष रहे और बड़ा सम्मान रहा। तो उस टिकट में कैसे उनकी बात को न रखा जाए, क्या होगी, दुविधा थी। लेकिन पार्टी ने न उनको न उनके बेटे को टिकट दिया। जो जीत सकता है पार्टी की नजर में, मैं नहीं कह सकता कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया है वो जीतेगा ही, लेकिन पार्टी की नजर में जो हृदय नारायण दीक्षित हैं, सम्मान है उनका, लेकिन टिकट नहीं दिया। उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, टिकट दिया किसी तीसरे को। हो सकता है रिपोर्ट जो आई होगी वो आशुतोष शुक्ला के पक्ष में आई होगी, भगवंत नगर से उन्हें टिकट दिया गया, तो वो जीते हारे वो बात की बात होगी। लेकिन इस लिस्ट से यही लगता है कि इस लिस्ट में विनेबिलिटी का ख्याल जरूर किया गया है, इसीलिए इस बात का चीज। लेकिन एक चीज मुझे कहना है, वो कहना है कि जो बड़े नेता हैं, जो तथाकथित अपने को पार्टी के बड़े नेता मानते हैं, जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो क्यों सेफ सीट पे जाते हैं, क्यों सुरक्षित सीट पे जाते हैं, क्यों नहीं ऐसी सीट पर वो लड़ते हैं जहां से पार्टी फंसी हुई हो। क्योंकि उनकी छवि तो बहुत बड़ी है, वो बड़े कर्मठ नेता हैं, 5 साल मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रहे, तो उनको सेफ सीट की क्या जरूरत है। ऐसे कार्यकर्ताओं को सेफ सीट दिया जाए जो थोड़ी कमजोर हो, जिस उंगली में चोट लगती है उसमें मलहम लगाने की जरूरत होती है, या जो उंगली मजबूत है उसे मलहम लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन यहां कुछ बदला बदला रूप रहता है और ये एक डबल स्टैंडर्ड है राजनीति का। कहते तो अपने को पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और रहते हैं, उनका काम करते हैं, और जब चुनाव लड़ना होता है तो अपनी सीट से भाग खड़े होते हैं और भाग के ऐसी सीट खोजते हैं, 5 साल ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि जहां से जीत सके और वहां से टिकट पा सकें। इसलिए आला कमान से लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर तक और संघ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक रौंद डालते हैं, कह सकते हैं कि परिक्रमा कर सकते हैं। अगर पराक्रम से टिकट पा सकते थे और पराक्रम से जीत सकते थे तो उसी सीट से लड़ना चाहिए या टफ सीट से लड़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें थोड़ा सा उदार है। भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनका सम्मान किया जाता है और ऐसी सीट दी जाती है कि विनेबिलिटी है, वहां से वो जीत सके। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। पहलू ये है कि एक सेफ सीट बड़े नेता को इसलिए दिया जाता है कि वो राज्य में प्रचार कर सके, अपनी सीट की चिंता छोड़ सके, वो पूरे प्रदेश में प्रचार कर सके, वो अपने वर्ग के वोट को ला सके। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का वोट ला सके। और ये हम बाकी क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। ब्रिजेश जी ये भी बताइए कि जिस तरह से लखनऊ कैंट की जो सीट थी और अपर्णा यादव का बीजेपी में जाना, उसके बाद अब लखनऊ कैंट की सीट भी जा चुकी है, तो ऐसे में उनकी भूमिका आप कैसे देख रहे हैं, अपर्णा यादव की? देखिए, आपने ये तीसरा सवाल भी बहुत अच्छा पूछा। एबीपी गंगा ने 11 बजे के लाइव में मेरे साथ जो लाइव था उसमें मैंने दावे के साथ कहा था कि अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिलने जा रहा है।
अपर्णा यादव को संगठन में काम कराया जाएगा। अपर्णा यादव से यह कहा गया है, हो सकता है कि वो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बना दी जाए। गीता शाक्य के जो अध्यक्ष हैं, राज्यसभा की एमपी हैं, तो राज्यसभा है उनके पास, प्रदेश स्तर पर उनसे काम लिया जाए अपर्णा यादव को। और मैंने ये भी कहा था, एबीपी गंगा ने ये भी कहा था कि अपर्णा यादव को ये कह दिया गया है कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको संगठन में काम कराया जाएगा। 2022 के चुनाव को आप निपटाइए, उसके बाद आपकी चिंता की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव के लिए भी चिंता होगी। जिस शब्दावली पर मैं जोर दे रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता सुन रहा होगा मेरे लाइव को, तो वो ये जानता है, कार्यकर्ता जानता है, नेता जानता है, पदाधिकारी जानता है, मंत्री जानता है, और भारतीय जनता पार्टी को जानने वाले जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, चिंता करते हैं। तो चिंता अपर्णा यादव की भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी चिंता की बात कर रखी है। संगठन में उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। 2022 के चुनाव के मद्देनजर उनका उपयोग किया जाएगा, और अपर्णा यादव को सरकार बनने के बाद समायोजित किया जाएगा। एमएलसी बनाया जा सकता है, किसी बोर्ड में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, संगठन में किसी पद पर पदाधिकारी बनाया जा सकता है। इस बात को मैंने 11 बजे एबीपी गंगा ने कह दिया था कि अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिलने वाला है। एक कैंट से कितने कितने उम्मीदवार साहब, किसको किसको टिकट मिले। दिनेश शर्मा वही कैंट चाहिए, ब्रजेश पाठक को वही कैंट चाहिए, मुकेश शर्मा को वही कैंट चाहिए, अपर्णा यादव को वही कैंट चाहिए, मेयर संयुक्ता भाटिया के बेटे और बहू को वही सीट चाहिए। तो किसको टिकट दिया जाए, ये एक बड़ी समस्या थी कि, और साथ ही रीता बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी को वही टिकट चाहिए। तो एक कैंट से कितने उम्मीदवार भाजपा खड़ा कर सकती है? खड़ा तो एक ही कर सकती है। इसीलिए यह सीट अटकी हुई थी, इसीलिए लखनऊ अटका हुआ था, इसीलिए राजधानी की कई सीटें फंसी हुई थी। लेकिन सब कुछ क्लियर हो गया, और समाजवादी पार्टी परेशान हो गई, इंतजार करती रही कि आखिर भाजपा वाले अब तो टिकट की घोषणा करें। लेकिन अखिलेश यादव का सब्र टूट गया, और उन्होंने आज टिकट की घोषणा कर दी। ले भैया, तुमको जो टिकट देना हो दो, हमने तो अब दिया। तो उन्होंने दिया, सरोजनी नगर नहीं दिया, और अभिषेक मिश्रा का टिकट काट दिया। और ऐसे में ये सब आज का डेवलपमेंट पॉलिटिकल रहा है। और भी कोई सवाल हो आपके मन में पूछिए, तो मैं और आपको बिल्कुल। हम वीरेश जी, हम दो महिलाओं की मुख्यतः बात कर रहे हैं। हमने स्वाति सिंह के बारे में भी बात की कि किस तरह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, और हमने अभी अपर्णा यादव की भी बात की। एक पोस्टर आपको याद होगा, जहां पर बेटियां सुरक्षित, जहां महिलाएं सुरक्षित, वहीं पर ही वे जा रही हैं। पी ने अपनी दो बड़ी नेताओं का टिकट काट दिया, या फिर उन्हें टिकट नहीं दिया। तो इसे कैसे देखें? किस बड़े नेता का टिकट काट दिया? उन्होंने स्वाति सिंह का, जी, स्वाति सिंह का काट दिया, अपर्णा यादव को नहीं दी। जी, पोस्टर पे पोस्टर पर अपर्णा यादव के फोटो थे, पोस्टर पर संघमित्र मौर्य के पोस्टर थे। बेटियां हैं, सुरक्षित रहेंगी। उस पोस्टर के कई मायने थे। संघमित्र मौर्य सांसद है बदायूं से, पिछड़ी बिरादरी से आती हैं। अपर्णा यादव भी पिछड़ी बिरादरी से आती हैं शादी के बाद, यूं तो वो उत्तराखंड की ठाकुर हैं, लेकिन अपर्णा यादव बिस्ट। लेकिन अब वो जो है संस्कार है, जो संस्कृति है कि जो पति की बिरादरी होती है, उसके शादी के बाद से उस बिरादरी से आप ताल्लुक रखती हैं, तो अपर्णा यादव हैं। दोनों पोस्टर पर इसलिए थी कि आपके पार्टी में बेटी और बहू सुरक्षित नहीं है, हमारी पार्टी में बेटी और बहू सुरक्षित हैं, इसलिए वो पोस्टर गर्ल बनी थी। और प्रियंका मौर्य, डॉक्टर प्रियंका मौर्य जो पोस्टर गर्ल थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी की, वो भी टूट कर आ गई भारतीय जनता पार्टी में। तो पोस्टर की बात थी ना, पोस्टर की बात में यह था कि संघमित्र मौर्य बेटी है स्वामी प्रसाद मौर्य की, बाप चला गया, बेटी सुरक्षित महसूस कर रही है भाजपा में, और अपर्णा यादव बहू हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो भी सुरक्षित महसूस कर रही है भाजपा में। रही बात तो न टिकट, तो अपर्णा यादव का आश्वासन अमित शाह जी ने क्या दिया, नड्डा जी ने क्या दिया, ये तो नहीं कहा था। कहीं अपर्णा यादव से भी पूछने पे ये तो नहीं कहा था कि नहीं मुझे लड़ना ही है। अब अपर्णा यादव को यह आश्वासन तो नहीं दिया गया था, और आश्वासन नहीं दिया गया था, इस बात की मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। मैंने तो 11 बजे बताया था कि टिकट नहीं मिलेगा। इस बात की जानकारी मुझे उच्च पदस्थ सूत्रों से थी कि अपर्णा यादव को संगठन में काम करने के लिए कहा गया है। जिस दिन अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उस दिन से
एबीपी गंगा ने यह चलाया था कि अपर्णा यादव को संगठन में काम किया जाएगा, उनकी चिंता की जाएगी, सरकार बनने के बाद उन पर भरोसा किया जाएगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। नाम चलाया भारतीय जनता पार्टी के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं लखनऊ से, उसमें एक बार भी नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव कैंडिडेट होंगी कैंट से, जहां से वो 2017 में चुनाव लड़ी थी, एबीपी गंगा ने कभी नहीं चलाया। एक वाक्य नहीं होगा कि अपर्णा यादव को टिकट मिलेगा, एबीपी गंगा ने चलाया होगा। तो इसलिए अपर्णा यादव को तो मिलना ही नहीं था। रही बात स्वाति सिंह का टिकट कटा, तो स्वाति सिंह का टिकट कटा है तो हो सकता है पार्टी उनकी चिंता करे, तो इसलिए वो पोस्टर गर्ल नहीं थी, वो मंत्री थी। तो ऐसे में तो बहुत सारे मंत्रियों का टिकट कटा है, विधायकों का टिकट कटा है, रिपोर्ट कार्ड एक आधार है, उस आधार पर कटा है। तो इसलिए नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने इस महिला मंत्री का टिकट काट दिया, तो इसलिए जो है वो पार्टी पोस्टर में जो दिखाती है कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, इससे कोई वास्ता नहीं है आपके सवाल का कि स्वाति का टिकट कट गया तो महिलाएं भाजपा में सुरक्षित नहीं है, उनका सम्मान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये भी बताएं, क्योंकि आप बहुत गहनता से नजर रखते हैं, कानून का राज है। जी बिल्कुल, सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं अब सभी आपकी नजर में हैं, तो किस तरह से आप विनेबिलिटी की बात कर रहे थे, किस तरह से देख रहे हैं अब किस सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, कहां कांटे की टक्कर है, कौन सीट निकाल रहा है? अभी तक आप मैदान में घूम रहे हैं, उम्मीदवारों को देख रहे हैं, उनका प्रचार देख रहे हैं, तो अब इस नई सूची के आने से क्या लगता है इन सीटों पर? देखिए, अगर आपने ये पूछ दिया कि रिजल्ट निकलने से पहले मैं रिजल्ट बता दूं, तो जमीन के स्तर पर काम करने के आधार पर, जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि लखनऊ में पश्चिम की सीट और मध्य की सीट फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। 5000 वोटों से ब्रजेश पाठक जीते थे पिछला चुनाव, जब आंधी चल रही थी। 325 गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका उत्तर प्रदेश में फहराया था। मध्य के कैंडिडेट थे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, 5000 वोट से जीते थे, और वो 5000 वोट से जीते थे, तो इसलिए उस लहर में यानी सीट फंसी हुई थी। ब्रजेश पाठक का अपना व्यक्तित्व है, वो छात्र नेता रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, इसलिए उनकी घर घर में पैठ है, घर घर में उनकी जानकारी है, लोगों से रिश्ते हैं, आज से नहीं छात्र जीवन से हैं। तो ऐसे में आंधी में 5000 वोट से मध्य से जीतने वाले ब्रजेश पाठक जो आज कैंट से लड़ रहे हैं, तो आप सोचिए कि अब आंधी है कि नहीं, ये तो तय करेगी जनता, तय करेगी। लेकिन इस बात को मैं नहीं कह सकता, लेकिन टफ सीट है, टफ सीट था, इसीलिए राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रजेश को सेफ सीट दो, सेफ सीट दो, राजनाथ जी ने कहा था। तो सेफ सीट नहीं है मध्य, पश्चिम भी सेफ नहीं है, पश्चिम में भी मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं और साथ ही साथ मध्य में भी जाता है। रही बात सरोजनी नगर की, तो सरोजनी नगर में भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल काम किया है, योगी मोदी की जो जोड़ी है उन्होंने काम किया है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का जो इंप्लीमेंटेशन हुआ है, जो क्रियान्वयन हुआ है, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि सरोजनी नगर उसकी सेफ सीट है, उत्तर उसकी सेफ सीट है, कैंट उसकी सेफ सीट है, और पूरब भी सेफ सीट है, और बक्सी का तालाब बहुत सेफ हम ना कहें तो भी सेफ सीट है। तो ऐसे में आपने कहा कि विनेबिलिटी के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर मैं फिर एक बार कह दूं कि अवध ऐसा क्षेत्र है पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी तमाम गठबंधन के बावजूद, तमाम क्षेत्रीय दलों से अखिलेश यादव के गठबंधन के बावजूद सबसे ज्यादा मजबूत है। जमीन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है जो अवध में काम करता हो। अवध के न ओम प्रकाश राजभर हैं, अवध के न संजय निषाद हैं, न केशव देव मौर्य हैं, न संजय चौहान हैं, न तमाम और भी दल हैं जिनसे गठबंधन भारतीय समाजवादी पार्टी का है, वो अवध के नहीं है। इसलिए कोई गठबंधन अवध का नहीं है। अवध में भाजपा बहुत मजबूत है, बुंदेलखंड में भाजपा बहुत मजबूत है, और ब्रज में भी भाजपा बहुत मजबूत है। ये उसकी ताकत है। इसीलिए चिंतन मंथन और विचार किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी में कि अवध में एक एक सीट ऐसी दी जाए जिससे सारी सीटें भाजपा निकाल ले, और 2017 में एक सीट छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीट जीत ली थी। लखनऊ संसदीय क्षेत्र की सभी सीट और साथ ही मोहनलालगंज संसदीय
सीट की, मोहनलालगंज सीट छोड़ के भाजपा सभी सीट जीत ली थी। सरोजनी नगर मोहनलालगंज संसदीय सीट की विधानसभा है, लखनऊ संसदीय सीट की वो विधानसभा नहीं, जिला एक ही है, यानी लखनऊ जिले में 2 संसदीय सीट है, मोहनलालगंज और लखनऊ। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत कैंडिडेट्स दिए हैं, ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना है। लेकिन अब जो लड़ाई होगी वो अभी सरोजनी नगर पे भी और भी पिक्चर क्लियर होगी, सपा वहां से किसको कैंडिडेट बनाता है। आखिर अखिलेश यादव की क्या रणनीति है? अपने सगे चचेरे भाई अनुराग यादव पे उन्होंने जो लिस्ट निकाली, दांव क्यों नहीं लगाया? हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं। जी वीरेश जी, हम कई सवाल उठा रहे हैं और लक्ष्मी नारायण जी, आखिर कई बड़े नेताओं के, जी लक्ष्मीकांत जी, कई बड़े नेताओं के टिकट कटे हैं। सरोजनी नगर से इंतजार समाजवादी पार्टी कर रही थी, किस कारण से स्वाति सिंह का टिकट कटा है? ये तो पार्टी किसी भी पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक के कार्यों की समीक्षा करती है और क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा के बाद कौन जीत सकता है इस अध्ययन का निष्कर्ष जब आ जाता है तो उस पर पार्टी टिकट देती है, उस पर दांव लगाती है। ये सुविचारित सूची है और अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये 100% लखनऊ में जीत वाली सूची है। ठीक है, आप कह रहे हैं 100% विजेता बनाएंगे ये सभी उम्मीदवार। हमारे ब्यूरो चीफ है वीरेश पांडे जी, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वीरेश जी। जी जी लक्ष्मीकांत जी, आपसे सवाल है कि अगर सब कुछ आप जीत रहे थे तो मंत्रियों को इधर से उधर हटाने की जरूरत क्या पड़ी? लखनऊ में जब पार्टी ने एक सर्वे कराया और सर्वे के बाद कौन कहां से ज्यादा बेटर स्थिति में जीतने का है, उस निष्कर्ष के आधार पर पार्टी ने टिकटों का निर्धारण किया। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, एक सवाल है कि जहां से आप विधायक होते थे उस जगह को आप कठिन सीट मानते हैं कि आसान सीट मानते हैं कि सेफ सीट मानते हैं? पार्टी ने जो सर्वे कराया उसमें यह तो जरूर देखा होगा ना कि कौन सेफ सीट है, कौन कठिन सीट है। जाति और सांप्रदायिक समीकरण के लिहाज से क्या आप उत्तर प्रदेश में जाति और सांप्रदायिक समीकरण के हिसाब से टिकट की बात को नकार सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं नकार सकता और स्वीकार भी नहीं कर सकता। जिताऊ और टिकाऊ और ये तो आप सामान्यतः उसकी छवि ठीक हो, ये 3 मानदंड है। उन मानदंडों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का निर्धारण किया है। अच्छा लक्ष्मीकांत जी, एक सवाल है कि छवि उसकी ठीक हो, जिताऊ और टिकाऊ हो, तो एक सीट छोड़ के बगल वाली सीट से उसकी छवि कैसे अच्छी हो जाती है? वो जिताऊ और टिकाऊ हो जाता है। जिस सीट से वो विधायक रहता है, मंत्री रहता है, उस सीट में ना उसकी छवि अच्छी होती है, न टिकाऊ न जिताऊ होता है। सामान्य समीकरणों का ध्यान रखा जाता है। लखनऊ हुआ, वाराणसी हुआ, ये बड़े बड़े महानगर जितने, आगरा हुआ, तो उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि सभी वर्ग और समुदायों का ध्यान रख सके, इस हिसाब से पार्टी ने निर्णय किया। निर्णय में समझता हूं कि जीतने की ओर ये निर्णय है। लक्ष्मीकांत जी, पार्टी, मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो विनिबिलिटी का ख्याल करती है, जिताऊ और टिकाऊ पर भरोसा करती है। तो आखिर लखनऊ की सीट देने में इतना समय क्यों लग गया? अब ये तो चुनाव में है ना, चुनाव में रणनीतिक दृष्टि से कब क्या देना, कब क्या नहीं देना, ये तो रणनीतिक दृष्टि से तय होता है। उसमें क्या दिक्कत है? नामांकन की अंतिम तिथि से पहले दिया है। नहीं, दिक्कत हमें नहीं है सबके, लेकिन लक्ष्मीकांत जी, इतिहास गवाह है, आप तो बड़े नेता हैं, हम लोग भी राजनीति के विद्यार्थी हैं। 2017 में, 2012 में, 2007 में, उसके पहले के चुनाव में कभी भी इतिहास इस बात का साक्षी है कि लखनऊ की सीटें, मोहनलालगंज की सीटें इस तरह से अंतिम समय में आकर नहीं बांटी गई हैं। इस बात के आप अध्यक्ष रहे हैं, आपको सब पता है। कभी भी इस तरह से चिंतन और मंथन लखनऊ और मोहनलालगंज की सीटों पर नहीं हुआ है। तो यह सवाल उठता है कि आखिर इस बार इतना चिंतन और मंथन क्यों हुआ?
नहीं, चिंतन मंथन की जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ नहीं किया, आज जरूरत थी तो आज कर लिया। इस चिंतन और मंथन करने पे कहीं को रोक तो है नहीं। और मैंने फिर वही बात रिपीट करूंगा कि विनेबल नहीं और टिकाऊ। तो आप क्या मान रहे थे कि लखनऊ और मोहनलालगंज की जो सीटें हैं उस पर ही चिंतन और मंथन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो चीजें कमजोर होती हैं उसी पर ज्यादा चिंतन और मंथन होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये लखनऊ जिले की सीटें वो कमजोर हैं क्या? नहीं साहब, चरण वाइज टिकट घोषित हो रहे हैं, सिवाय 2-3 प्रमुख लोगों के, माननीय मुख्यमंत्री के, माननीय उपमुख्यमंत्री के टिकट के अलावा बाकी सब चरण वाइज घोषित हो रहे हैं। और जब जिस चरण की आवश्यकता उस हिसाब से वो घोषणा हो रही है। लक्ष्मीकांत जी, हम लोग भी राजनीति के विद्यार्थी हैं। आपने चरण वाइज बात की, गाजियाबाद से लेकर देवरिया तक के टिकट घोषित हो गए। लखनऊ क्या देवरिया के आगे पड़ता है कि बीच में पड़ता है गाजियाबाद से, कि कहां पड़ता है? कुछ प्रमुख टिकट घोषित किए गए। दूसरी कौन से चरण में है आप बताइए? तो एक तरह से लखनऊ महानगर का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम अगर इसके डिसीजन में, इसमें कौन सी आपत्ति हो रही है मीडिया के बंधुओं को कि हमने से सोच के टिकट डिक्लेयर किया, लेट डिक्लेयर किया? ये अपनी स्ट्रेटेजी है। अब अपनी स्ट्रेटेजी को कोई पार्टी या कोई संगठन खोल के नहीं रख देगा। देखिए लक्ष्मीकांत जी, आपकी इस बात से हम सहमत हैं कि अपनी स्ट्रेटजी है उसे मीडिया को नहीं बताया जाता है, लेकिन इन्हीं खबरों में से खबर निकालना, जनता को बताना कि आखिर देर क्यों हुई, देर होने के पीछे के कारण क्या थे, ये पत्रकारों का धर्म भी तो है कि आखिर ये बताए कि 2 दूनी 4 राजनीति में नहीं होता है, इसके बीच। और हम अपना काम कर रहे हैं, आपका अधिकार है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल करना काम है, आपने कहा भी मैं अपना अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं, आपको जवाब नहीं देना, रणनीति बनाना आपका काम है, लेकिन सवाल तो जरूर खड़े होते हैं कि आखिरी क्षण में परसों नामांकन करना है, आज टिकट फंसा के रखा गया था, तो जाहिर सी बात है ये उत्सुकता प्रदेश की राजधानी के बारे में सबको थी, आपको भी थी, हमको भी थी, जनता को भी थी, दर्शकों को भी थी, इसलिए हम इतना सवाल आपसे पूछ रहे हैं। धन्यवाद।